नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने इस पेड कोर्स में जिसका नाम है निश्चय फाउंडेशन कोर्स फॉर बीपीएससी एग्जाम। तो दोस्तों, हम लोग इस कोर्स में बिहार के एग्जाम्स यानी कि बिहार के सबसे रेपुटेटेड एग्जाम बीपीएससी एग्जाम को पढ़ने वाले हैं और मैं इस कोर्स में आपको पढ़ाने वाला हूं बिहार स्पेशल। और इस बिहार स्पेशल में आज के इस सेशन में मैं आप सबके समक्ष लेकर के आ रहा हूं बिहार पॉलिटी का सेशन। बिहार पॉलिटी के आज हम लोग करने वाले हैं शुरुआत, लेकिन आपको इस सेशन की शुरुआत से पहले, क्योंकि आप सब लोग मेरे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं क्योंकि पहली क्लास है हमारी, तो कुछ चीजें मैं आप लोग से बात करना चाहूंगा और कुछ चीजें मैं आप लोग से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा। सबसे पहली रिक्वेस्ट कि आपको मेरी क्लास अगर देखनी है, आपको अगर मेरी क्लास का सबसे विशेष लाभ उठाना है तो तीन चीजें आप सबको अपने साथ लेकर के बैठनी चाहिए। वो तीन चीजें क्या क्या है, तो अगर हम बात करते हैं वो तीन चीजों के बारे में, तो सबसे पहली चीज कि आपको इस क्लास में लेकर के क्या क्या आना है, तो बिहार का मैप। ये चीजें आपके समक्ष होनी चाहिए, बिहार का मैप। दूसरी चीज जो आप सबके समक्ष होनी चाहिए वह A4 साइज का नोटबुक। और A4 साइज का नोटबुक कैसा, तो ब्लैंक पेपर के साथ। किसके साथ, ब्लैंक पेपर के साथ, ठीक है। जो ब्लैंक पेपर व्हाइट पेपर होता है, जो व्हाइट पेज होता है उसका, और इस साइज का होता है। अब आपके समक्ष क्वेश्चन आएगा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ब्लैंक साइज का पेपर, ये सारी चीजें। तो क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है और अभी से अगर आपको लिखने की आदत उसमें होगी तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तीसरी चीज जो आप सबको अपने समक्ष रखनी है वो रखना है ट्रस्ट। वो रखना है ट्रस्ट, विश्वास। अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हैं तो इस चीज को, बिलीव को, ट्रस्ट को, भरोसा को अपने ऊपर रखना है और बिना इसके आपके समक्ष काम नहीं चलेगा। आपको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा, आपको हमारी टीम पे भरोसा करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। तो ये तीन चीज अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन सारे पहलुओं को समझने में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग हमारे इस सेशन की करते हैं शुरुआत। इसके अलावा दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली क्लास है तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वह यह कि मैं अपनी क्लास में नोट्स आपको बनवाऊंगा। पीपीटी का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, नोट्स बनवाऊंगा, क्योंकि इससे आपके लिखने की भी आदत होगी और बेहतर तरीके से आप जो है उसको कर सकते हैं। तो अपने साथ नोटबुक जरूर लिखिए और जो मैं लिखवाता हूं उसको लिखिए। बाकी आपको कंटेंट मिल जाएगा, स्टडी नोट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे, हैंड रिटेन नोट्स है वो भी मिल जाएंगे। बाकी मेरी क्लास का नोट्स बनाइए, अगर आप इसको देखते हैं, ढंग से फॉलो अप करते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो नोट्स मैं किन भाषा में बनाऊंगा, तो नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में, ठीक है। इसके अलावा मेरी डिलीवरी किस लैंग्वेज में होगी, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं उसको, और समझाने के लिए मैं रीजनल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि आप अच्छे से समझे। मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और मगही, इन सब का भी इस्तेमाल मैं बीच बीच में करूंगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश में भी करूंगा और आपको समझाऊंगा। चलिए, तो बिना वक्त को गवाए हुए करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। तो चलिए, आपका आज का पहला जो हमारा टॉपिक है और हम लोग बिहार पॉलिटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको जरा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बिहार पॉलिटी की, तो किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी यूनिट को पढ़ने के पहले हमको जानना चाहिए कि आखिर उसमें हमें पढ़ना क्या है। अगर आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो आप उसमें देखिएगा कि उसका कंटेंट क्या है। तो कंटेंट जानना जरूरी है कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस हमारा क्या क्या है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, तो सबसे पहले जो हमारा पहला यूनिट होगा जिसको हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ, याद रखना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का राजनीतिक इतिहास। क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो बिहार का राजनीतिक इतिहास, याद रखना है, हम लोग को पढ़ना है क्या, तो बिहार का राजनीतिक इतिहास। दूसरा टॉपिक जो हम लोग इसमें कवर अप करेंगे वो हमारा क्या होगा यूनिट 2 में, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार राज्य की शासन व्यवस्था। दूसरा जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, दूसरा लेसन हमारा होगा बिहार राज्य की शासन व्यवस्था, यानी कि बिहार राज्य का जो गवर्नेंस है उसको हम लोग कवर अप करेंगे। बिहार राज्य की शासन व्यवस्था, ठीक है, यानी कि गवर्नेंस ऑफ बिहार
स्टेट यानी कि बिहार राज्य की शासन व्यवस्था को हम लोग हमारे यूनिट नंबर 2 में कवर अप करेंगे। अब यूनिट नंबर 3 में हम लोग क्या कवर अप करेंगे? तो यूनिट नंबर 3 में हम लोग कवर अप करेंगे स्थानीय स्वशासन, जिसको हम कह सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यूनिट नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे? तो स्थानीय स्वशासन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग यूनिट नंबर 3 में करेंगे, जिसमें हम लोग पंचायती राज को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री बिहार का रहा है फ्रॉम 1912 जब हम बंगाल से अलग हुए से लेकर के एट प्रेजेंट राइट नाउ हम लोग कहां तक पहुंचे हैं। इन सारे पहलुओं को हम लोग इस वाले सेक्शन में देखेंगे। इसके बाद हम लोग बिहार की शासन व्यवस्था कैसे चलती है, लेजिस्लेटिव की क्या भूमिका होती है, एग्जीक्यूटिव की क्या भूमिका होती है, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब की लोकल स्थानीय लेवल की क्या भूमिका रहती है, इन सारे पहलुओं को हम लोग देखेंगे इसमें। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम लोग गांव में पंचायती राज व्यवस्था, शहरों में शहरी निकाय, इन सारे पहलुओं को हम लोग देखेंगे। यूनिट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे बिहार की न्यायपालिका। जो हमारा लेसन नंबर 4 होगा बिहार पॉलिटी के सिलेबस का, वो हमारा होगा बिहार की न्यायपालिका, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि भाई जुडिशरी सिस्टम इन बिहार, जुडिशरी सिस्टम इन बिहार, यानी कि बिहार की न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम इन बिहार। हम लोग देखेंगे कि कैसे हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हम ग्राम कचहरी की भी बात करेंगे, उसको भी हम लोग इन सारे पहलुओं में देखेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बिहार, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था। आखिरी यूनिट जो हमारा होगा वो क्या होगा? बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था, ये हम लोग देखेंगे। और इस 5 यूनिट को जब हम लोग कर लेंगे तो हमारा बिहार पॉलिटी का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आज के इस सेक्शन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का राजनीतिक इतिहास। आज के इस सेक्शन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग डालिएगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे क्या भाई? तो पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं बिहार का राजनीतिक इतिहास, बिहार का राजनीतिक इतिहास। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है, उसको आज हम लोग कवर अप करते हैं। देखते हैं कहां तक हम लोग कवर अप कर पाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे बिहार के राजनीतिक इतिहास से रिलेटेड। यूं तो अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार के राजनीतिक इतिहास के बारे में, तो हमारे बिहार का एक राजनीतिक इतिहास काफी कल्चरली मजबूत रहा है हमारा बिहार। चाहे शुरुआती दौर में ही, प्राचीन काल से ही हमारे स्टोन एज के भी बहुत सारे साक्ष्य, चिरांद, चेचर इन सब जगहों पर मिले हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वैदिक पीरियड के दौरान विदेह यानी कि मिथिला का क्षेत्र एक अहम भूमिका निभाता है। फिर महाजनपद का दौर आता है। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद हमारे बिहार में क्रमशः अंग, मगध और वज्जी जो है, ये 3 हमारे बिहार में रहते हैं। देन उसके बाद कैसे मौर्य साम्राज्य का राइज होता है और बिहार उसका एक इंपॉर्टेंट सेंटर होता है। गुप्त साम्राज्य आते हैं और आगे जाकर के दिल्ली सल्तनत, मुगल काल के समय में भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर, पाल वंश, सब कुछ के समय होता है। और फिर उसके बाद अगर हम राजनीतिक इतिहास या पॉलिटी या राज्य व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो हम अगर देखते हैं कि हमारे बिहार को आज के प्रेजेंट डे में, तो इसकी शुरुआत जब होती है वो अंग्रेज काल के समय में होती है। और 1912 में जब हमारा बिहार बंगाल से अलग हो जाता है, तब इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा बिहार कैसा था, तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। जैसे मान के चलिए ये हमारा प्राचीन भारत है, ठीक है। भारत समझिएगा, इसको मैं भारत बना रहा हूं, तो इस भारत में मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको इंक्लूड कर रहा हूं। और उस समय में जो था, एक राज्य था यहां पे जिसको हम कहते हैं बंगाल, ठीक है। बंगाल कुछ इतना बड़ा राज्य था। इस बंगाल में आज के प्रेजेंट डे का पश्चिम बंगाल मान के चलिए, इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं पश्चिम बंगाल, इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और नॉर्थ ईस्ट के सारे क्षेत्र जो है उस समय के बंगाल में आते थे। अब हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। अगर हम बात करते हैं कि आखिर बिहार अलग क्यों हुआ, तो हुआ क्या कि अंग्रेज जब आए, तो अंग्रेज के आने से सबसे बड़ी चीज यह होती है कि वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन होता है। इस चीज को समझना है, वेस्टर्न
एजुकेशन जो है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन, या जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा जो है, इसका इंट्रोडक्शन होता है। और जब पश्चिमी शिक्षा का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो इस पश्चिमी शिक्षा के इंट्रोडक्शन से दो तीन चीजें हमें देखने को नजर आती है। जैसे कि आप शुरुआती दौर में देखिएगा कि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के जो भी उस समय के क्रांतिकारी या उस समय के नए विचारक आए, चाहे राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, स्वामी विवेकानंद हो, दे आर मोस्टली बिलोंग्स फ्रॉम बंगाल। वो ज्यादातर कहां से बिलोंग करते हैं? तो ज्यादातर बंगाल से बिलोंग करते थे। इस चीज को आपने नोटिस किया होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कलकत्ता जो था एक इंपॉर्टेंट सेंटर था और वहां पे पश्चिमी शिक्षा आई तो नई साइंटिफिक अप्रोचेज आए, कुरीतियों को दूर करने के लिए चीजें आई। इसके साथ ही साथ इक्वालिटी की बात भी हमारे दिमाग में आई, बराबरी की भी बात आई, इसके अलावा फ्रेटर्निटी की भी बात हमारे दिमाग में आई, लिबर्टी की भी बात आई, यानी कि आजादी की भी बात हमारे समक्ष में आने लगी और हमें पता चलने लगा इन सबका क्या महत्व है, राइट। और ये जो अंग्रेज लोग के लिए एक समस्या का उत्पन्न हो रहा था। उसी बीच में हुआ क्या कि बंगाल में जो कि केंद्र था पश्चिमी शिक्षा का, क्योंकि अंग्रेज का वहां ज्यादा इंफ्लुएंस था, वहां के लोग जो है थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख लिए। हमारा बिहार इसमें थोड़ा सा पश्चिमी शिक्षा को पाने में थोड़ा विलंब में था। तो इस कारण से हुआ क्या कि जितने भी अपर पोस्ट थे जो इंडियंस के लिए थे, उन सारे के अब ऊपरी पोस्टों पर बंगाली लोगों का कब्जा हो गया। यानी बंगाली लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपना एक हब बना लिया। अब जो बिहार के इंटेलेक्ट थे, बिहार में थोड़ा सा लेट से पश्चिमी शिक्षा का इंट्रोडक्शन हुआ। इसके कारण हुआ क्या कि बिहार के जो इंटेलेक्ट लोग थे, बिहार के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन बुद्धिजीवी लोगों को वो पोस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो वहीं से शुरू होती है पृथक बिहार की डिमांड। और क्योंकि पश्चिमी शिक्षा एक इसके पीछे का अहम योगदान था, और यहीं से शुरू हो जाती है पृथक बिहार की मांग। पृथक बिहार की मांग। हालांकि ये बिहार के हिस्ट्री का टॉपिक है, मैं लेकिन हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से भी आपको बता देता हूं ताकि आप उसको चीजों को करेक्ट कर पाए। तो पृथक बिहार, या जिसको हम कहते हैं सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार की डिमांड जो है यहां से होने लगती है। और जब सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार की यहां से डिमांड होने लगती है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले कौन सी मैगजीन में डिमांड उठा था। तो सबसे पहले एक मैगजीन है, लिख लीजिएगा, साइड में एक नोट बना लीजिए, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर है, नोट बना लीजिए साइड में। मुर्द-ए-सुलेमान लिखा देता हूं, याद आ गया दिमाग में तो बता देता हूं। मुर्द-ए-सुलेमान एक पत्रिका थी, जिस पत्रिका में पहली बार लिखा गया बिहार फॉर बिहारी। बिहार फॉर बिहारी, इस शीर्षक से पहली बार लिखा गया इसमें बिहार फॉर बिहारी के नाम से। और फिर आगे जाकर के बिहारी अखबार ने भी बहुत कुछ किया। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, ये सब बहुत एक प्रोमिनेंट लीडर है, जिसको हम बिहार हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग हमारे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब हुआ क्या कि इसी बीच में 1905 में करजन आते हैं। समझिए ध्यान से, मैं आपको कहानी को रिलेट कर पा रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाए। 1905 में करजन भाई साहब आते हैं। करजन भाई साहब के दिमाग में था कि यार ये जो बंगाल का क्षेत्र है, इस बंगाल के क्षेत्र में तो काफी ज्यादा राष्ट्रवाद जाग रहा है। अब इस राष्ट्रवाद को जाग रहा है तो इसको तो शांत करना होगा, नहीं शांत करना पड़ेगा तो हमारी गले की हड्डी बन जाएगी। तो करजन ने एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र क्या किया? तो करजन ने सोचा कि अगर हम बिहार को, मतलब बंगाल को बांट देंगे, ठीक है, दुनिया के नजर में बोला कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बांट रहे हैं, यानी कि प्रशासनिक स्तर पर। लेकिन उसकी मंशा क्या थी? उसकी मंशा थी कि उस जो अंग्रेजों की मंशा हमेशा होती है, फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम यानी कि सांप्रदायिक स्तर पे बांट देना। मुस्लिम आबादी को एक क्षेत्र दे देना, हिंदू आबादी को एक क्षेत्र, जिसके कारण दोनों के बीच में एक संघर्ष जारी हो जाएगा। और इसी का विरोध होता है 1905 में, जिसको हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन के रूप में। और स्वदेशी आंदोलन का जबरदस्त तरीके से होता है, आप सबको पता है, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होइएगा। नहीं पढ़े हुएगा तो मैं थोड़ा सा एक रिकॉल आपको कर देता हूं, फिर मैं बिहार के प्रोस्पेक्टिव पे आऊंगा। लाल बाल पाल की तिगरी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक की तिगरी, और साथ में अरविंदो घोष, इन सबों ने मिलकर के स्वदेशी आंदोलन में जो क्राम मचाया था, वो गरमपंथी की स्थापना, गरमपंथी दल एक बन जाता है कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के विदिन कांग्रेस जो है एक जन आंदोलन करने लगता है। ये इसका हमें रूप नजर आता है। हालांकि हमारे बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसके बाद की कहानी अगर हम देखते हैं तो इसके बाद की कहानी का असर यह होता है कि 12 दिसंबर 1911 को वो दिन होता है, यहां से इंपॉर्टेंट बात निकलेगा। 12 दिसंबर 1911 वो दिन होता है, एक ऐतिहासिक दिन होता है। जिस ऐतिहासिक दिन के दिन क्या लगता है? तो तीसरा दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार लगता है।
थर्ड दिल्ली दरबार, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि तीसरा जो है दिल्ली दरबार लगता है। और इस दिल्ली दरबार में बहुत सारे अहम फैसले लिए जाते हैं, बट दो अहम फैसला जो मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहूंगा। पहला अहम फैसला लिया जाता है कि जो कलकत्ता है, जो कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी है, उसको शिफ्ट कर दिया जाए। कलकत्ता से राजधानी कहां नहीं बनाई जाएगी, तो कलकत्ता से राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली बनाई गई। साथ ही साथ जो दूसरा फैसला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वह यह था कि पृथक बिहार की डिमांड को, यानी कि जो पृथक बिहार है इसकी मांग को स्वीकार किया गया। इसकी मांग को क्या किया गया, तो स्वीकार किया गया, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट बिहार एज अ स्टेट, यानी कि हमारा जो बिहार है उसको एज ए अलग राज्य के रूप में यहां से फैसला दिया गया। कब, तो तीसरे दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 में, जो कि दिल्ली में लगा था, यहां से अहम फैसला लिया गया, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में नजर आ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। नक्शे में देख करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है। तो समझिएगा ध्यान से मेरे भाई कि जैसे मान के चलिए ये हमारा बंगाल है, तो एक बंगाल को इधर बना दिया गया, ये बंगाल अपना हो गया। और आज के प्रेजेंट डे की बात अगर हम करते हैं, सिर्फ हम बिहार के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, तो आज के प्रेजेंट डे की बात अगर हम करते हैं तो आज के प्रेजेंट डे में हमारा बिहार, झारखंड और उड़ीसा, याद रखना है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों को अलग करके एक सेपरेट बिहार एज ए स्टेट के रूप में बना दिया गया। किस किस को मेरे भाई, तो याद रखिएगा यहां पे कि बिहार, ठीक है, बिहार प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा, इन तीनों को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया, जिसको हम लोगों ने नाम क्या कहा, तो बिहार कहा। तो ये जो फैसला था 12 दिसंबर 1911 को लिया गया तीसरे दिल्ली दरबार में, और इस दिन घोषणा की गई कि भाई 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत के गठन की घोषणा की गई, जिसके पश्चात हम कह सकते हैं कि 22 मार्च, जिसके पश्चात हम कह सकते हैं 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग कर दिया गया। बिहार को क्या कर दिया गया, बिहार को बंगाल से, बिहार को किससे, तो बिहार को बंगाल से, ठीक है, बिहार को बंगाल से अलग करके, ध्यान रखना है, अलग करके एक नया राज्य, एक पृथक राज्य जो है बनाया गया। एक पृथक राज्य जो है वो क्या किया गया, तो बनाया गया। इस चीज को ध्यान रखना है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि भाई 22 मार्च को बिहार गेट सेपरेटेड, ठीक है, बिहार गेट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल एंड बिकम और सेपरेट स्टेट, और ये क्या हुआ, तो एज अ सेपरेट स्टेट के रूप में स्थापित हो जाता है। अब देखना है ध्यान से कि ये जो है, इसीलिए 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष, आप सबको पता है कि हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग बिहार दिवस के रूप में, या बिहार स्टेटहुड डे के रूप में, बिहार स्टेटहुड डे के रूप में हम लोग इसको क्या मनाते हैं कि 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग बिहार स्टेटहुड डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब हुआ क्या कि ये तो भाई कर दिया गया अलग, लेकिन औपचारिक रूप से कब किया गया, यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है, इस बार 70वीं बीपीएससी में बना था, तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1900, याद रखना है मेरे भाई, 1 अप्रैल 1912 को ऑफिशियली, याद रखना है, ऑफिशियली यानी कि औपचारिक रूप से क्या किया गया, तो औपचारिक रूप से बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, और बिहार को बंगाल को अलग करके इस दिन बिहार राज्य एक औपचारिक रूप से अलग होता है। इस बार 70वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन बना था। ये वाला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बना था 66वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी में, इस चीज को ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन बना था 63वीं बीपीएससी में। तो क्वेश्चन जो है यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको साथ ही साथ कराते जाता हूं, ताकि आपको दिमाग में रहे कि इन सब सारे पहलुओं से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होते हैं और बन जाते हैं। तो बिहार दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, साथ ही साथ 1 अप्रैल 1912 को अलग कर दिया गया औपचारिक रूप से, इस चीज को ध्यान रखना है। बिहार के पहले राज्यपाल इसके बाद कौन होते हैं, तो बेली, आज के डेट में पटना में एक रोड भी है बेली रोड के नाम से, तो पहले राज्यपाल होते हैं। हालांकि जब मैं राज्यपाल कराऊंगा तो उसमें राज्यपाल का पूरा डिटेल से मैं आपके समक्ष आपको बता दूंगा।
अब दोस्तों होता क्या है इसके बाद, तो इसके बाद हम अगर बात करते हैं हमारे बिहार के बारे में, तो इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारी चीजें यहां से हमारे आज के प्रेजेंट डे संविधान में भी ली गई है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे बिहार वासियों के लिए वो ये थी कि इस एक्ट से, जैसे जिस प्रकार से सिंध को अलग किया गया बॉम्बे से, म्यांमार को भारत से, वैसे इस एक्ट के आधार पर जो उड़ीसा है, याद रखना है उड़ीसा जो है, उड़ीसा स्टेट को बिहार से अलग कर दिया गया। किससे अलग कर दिया गया? उड़ीसा स्टेट को बिहार राज्य से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं उड़ीसा स्टेट बिकम्स सेपरेटेड फ्रॉम अ बिहार स्टेट। अब आपके समक्ष में एक प्रश्न बनेगा कि वाई उड़ीसा, उड़ीसा जो है क्यों अलग हुआ? तो ठीक वही कारण से जिस प्रकार से हम बंगाल से अलग हुए, वही सारी चीजें, जैसे जिस प्रकार से हम बंगाल से कल्चर में भिन्न थे, उनकी बोली में भिन्न थे, भाषा में भिन्न थे, हर एक पहलुओं में हम उनसे अलग थे, हर एक प्रोस्पेक्टिव में हम उनसे अलग थे। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उड़िया है, उड़िया कल्चर है, वो हमारे बिहारी कल्चर से बिल्कुल अलग था और वहां पर भी एक अलग स्टेट की मांग हो रही थी, और जिसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उड़ीसा स्टेट को बिहार से अलग कर दिया गया। और उड़ीसा स्टेट का औपचारिक गठन जो है 1 अप्रैल, याद रखना है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का, ध्यान रखना है, उड़ीसा राज्य का गठन होता है। उड़ीसा राज्य का क्या होता है? तो गठन होता है। ठीक है, उड़ीसा स्टेट जो है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा स्टेट फॉर्म, उड़ीसा स्टेट जो है इस दिन बन जाता है। और इसीलिए 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में, किस दिवस के रूप में? तो उत्कल दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। अब इसके बाद बिहार का, आज जो हम देखते हैं बिहार को, इसके बाद भी बिहार में हुआ 1956 में भाषाई आधार पर, ध्यान रखना है भाषाई आधार पर। अब देखिए, अब हमारा बिहार कैसा हो चुका था, तो हमारा बिहार अब कैसा हो चुका था, तो हमारा बिहार कुछ इस प्रकार का हो चुका था, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का हो चुका था, उड़ीसा जा चुका है। तो भाषाई आधार पर 1956 में बिहार के कुछ क्षेत्रों को, पूर्णिया के और यहां झारखंड का सिंहभूम का क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्रों को किसको दे दिया गया? तो बंगाल को दे दिया गया, क्योंकि यहां पे बंगाली भाषा ज्यादा थे। तो भाषाई आधार पर बिहार के छोटे से हिस्से को, बिहार के बंगाली बहुल, बंगाली भाषा बहुल क्षेत्र, यानी कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो बंगाली स्पीकिंग एरिया है, कौन से भाई? तो बंगाली स्पीकिंग एरिया को क्या किया गया? तो बंगाली स्पीकिंग एरिया को बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। ठीक है, अब अभी भी बिहार जो है ऐसा हमें नजर नहीं आता, अभी भी बिहार जो है हमें दूसरे टाइप से नजर आता है। उसके पीछे की क्या कहानी, आइए जरा समझते हैं। इसी बीच में झारखंड को लेकर के एक अलग आंदोलन चल रहा था कि भाई झारखंड स्टेट दो, झारखंड स्टेट दो। और हुआ ये कि इसके बाद आता है एक एक्ट जिसको हम कहते हैं बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि बिहार पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम। याद रखना है क्या इसको हम कहेंगे? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम। ये बिहार पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर आपको बताते चले कि झारखंड राज्य को अलग कर दिया गया। और इसके तहत क्या किया गया कि झारखंड राज्य को कब मेरे भाई? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य को अलग कर दिया गया। किसको अलग कर दिया गया? तो झारखंड राज्य जो है ये अलग राज्य बन गया। झारखंड राज्य क्या हो गया? तो अलग राज्य जो है बन गया। और इसीलिए 15 नवंबर 2000 को प्रत्येक वर्ष झारखंड में झारखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो हमारा बिहार जो आज आपके आप नक्शे पे देखते हैं, यह बिहार हमें यहां पे नजर आ जाता है। और इस बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी कि वहां से लेकर के यहां तक हमने ज्योग्राफिकली, राजनीतिक रूप से हम यहां तक पहुंचे। अब जरा आइए जरा देखते हैं कि हमारे बिहार के राजनीतिक इतिहास में और क्या क्या पहलुएं हुई। तो मैंने आपको बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था, लेकिन उस अधिनियम में एक और इंटरेस्टिंग चीज भी आई थी। उस अधिनियम में कहा गया था कि भाई चुनाव कराए जाएंगे, और विधानसभा चुनाव उस अधिनियम के आधार पर कराया भी गया। तो आपको बताते चले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया।
लेकिन इस अधिनियम में बहुत सारी चीजें भी हुई। तो बिहार जो है पृथक बिहार का, या यूं हम कह सकते हैं कि पृथक बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ। तो इस अधिनियम के आधार पर हम कह सकते हैं, और क्या क्या हुआ, तो पृथक बिहार यानी कि सेपरेट बिहार, पृथक बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव, पृथक बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में कराया गया, 1937 में कराया गया। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट इलेक्शन ऑफ सेपरेट बिहार विधानसभा इज गोइंग ऑन 1937। और पहली बार पृथक बिहार का एक सेपरेट जो चुनाव है वह 1937 में होता है। और इस 1937 में जो चुनाव हुआ था, इस विधानसभा, आपको बताते चले कि इसके साथ ही साथ आपको बताते चले इसमें कितनी सीटें आवंटित की गई थी। तो यहां पे जो विधानसभा था, ठीक है, यहां पे जो विधानसभा था, उस विधानसभा में कितनी सीटों पे चुनाव हुई थी, तो इस विधानसभा में 152 सीटों पर चुनाव हुआ था। विधानसभा जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनी सीटों पे हुआ था, 152 सीटों पे हुआ था। वही अगर हम बात करते हैं विधान परिषद, तो विधान परिषद कितने सीटों पर कितना सीटें दिया गया था, विधान परिषद या जिसको हम कहते हैं मेरे भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये कितनी सीटों पर, तो 30 सीटों पर लेजिस्लेटिव काउंसिल किया गया था। अब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में क्या फर्क है, तो जैसे आप अगर पार्लियामेंट को देखते हैं तो वहां आपने सुना होगा राज्यसभा, लोकसभा। तो जैसे राज्यसभा जो है अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है, पॉपुलर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा जो है यह पॉपुलर हाउस है, इसको जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है। और जबकि विधान परिषद जो होता है यह जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुना। जैसे राज्य में, जैसे केंद्र में होता है लोकसभा राज्यसभा, वैसे राज्यों में विधानसभा विधान परिषद होता है। हालांकि यह कंपलसरी नहीं है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। विधानसभा होना कंपलसरी है, विधानसभा सारे राज्य अगर है तो राज्य में विधानसभा होगा ही होगा। लेकिन विधान परिषद की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो विधान परिषद होना कंपलसरी नहीं है। विधान परिषद राज्य के आधार पर होगा। क्या इसका क्राइटेरिया है, ये जब हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं 2025 में, तो नोट करके लिखिएगा साइड में, अगले पेज पे कर देते हैं, यहां साइड में एक नोट बनाइएगा। नोट में लिखिएगा कि एट प्रेजेंट 2025 में पूरे भारतवर्ष में 6 ऐसे राज्य हैं जिन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हैं। इन 6 राज्यों को याद करने का ट्रिक क्या है, कुंभत। के फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कर्नाटका, के फॉर हो जाएगा कर्नाटका। यू फॉर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। एम फॉर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। बी फॉर क्या हो जाएगा, बिहार। ए फॉर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और टी फॉर क्या हो जाएगा, तो तेलंगाना। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जिन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हमें मौजूद नजर आ जाते हैं। लेकिन यह डिपेंड करता है, लेकिन विधानसभा होना कंपलसरी है। तो खैर, तो पहली बार बिहार में चुनाव हुआ, विधानसभा में 152 सीट, जिसमें जनता, जैसे आप लोग जो विधायक का चुनाव में वोट देते हैं तो आप विधानसभा चुनाव के लिए देते हैं, समझ रहे, विधान परिषद के लिए आप वोट नहीं देते हैं। जैसे आप जब सांसद चुनते हैं तो लोकसभा का सांसद चुनते हैं, राज्यसभा का सांसद आप नहीं चुनते हो, इनडायरेक्टली वे में आपके बिहाफ पे चुना जाता है। लेकिन डायरेक्टली चुनाव जो है, जब जनता जाके वोट देता है, वो विधानसभा का, जिसको पॉपुलरली हम लोग चीफ मिनिस्टर का चुनाव भी कहते हैं, एक होता है आपके लोकसभा का चुनाव, जिसको पॉपुलरली हम लोग प्राइम मिनिस्टर का चुनाव भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो हमारा कितना था, तो 152 सीट का विधानसभा था। इसमें सारी चीजें होती है। तो 152 सीट की बात अगर हम लोग करते हैं तो 152 सीट ये हमारे बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें था। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको अगर हम कंपेयर करें आज के प्रेजेंट डे से, तो मैं चाहता हूं कि एक लिस्ट हम लोग बनाएं और इसको थोड़ा सा अभी कंपेयर कर लें। यहां पे एक मैं लिस्ट बनाता हूं, ये लिस्ट मैं आपके समक्ष बना देता हूं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इस लिस्ट को आप लोग भी साथ ही साथ लिखते चले। हम अगर बात करते हैं यहां पे, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं 1937, ठीक है,
1937 का चुनाव जो बिहार का हुआ था, 1937 का बिहार चुनाव। और एट प्रेजेंट जो हमारा रिसेंट चुनाव हुआ था, कब? तो हमारा रिसेंट चुनाव हुआ था अभी 2025 है ना, 2025 में होगा, लेकिन 2020 में हुआ था बिहार चुनाव। ठीक है, तो दोनों के बीच में हम कंपेयर थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोनों के बीच में, अगर हम कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ आई, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि सीटों का आरक्षण किस प्रकार से था। तो सबसे पहले टोटल सीटें कितनी थी? तो टोटल सीट्स की बात अगर हम करते हैं तो 1937 का हमने अभी जस्ट देखा कि 1937 में टोटल सीटें कितनी थी? 152। ठीक है, कुल सीट कितनी थी? कुल सीट कितनी थी? 152 बिहार विधानसभा में। 2020 में हमारे अभी कितने हैं? 243 है। ठीक है, एट प्रेजेंट की बात अगर हम करते हैं। इसके अलावा हम अगर देखते हैं और डेटा को कि उस समय में कितनी सीटें जो थी सामान्य वर्ग के लिए थी, यानी कि कोई भी जहां से चुनाव ले सकता है, जनरल सीटें कितनी थी? तो जनरल सीटें 1937 में जो चुनाव हुआ था 152 में से जो जनरल सीटें उस समय में थी वो थी 70 सीटें। एट प्रेजेंट कितनी है जनरल सीटें? तो 38, 240, 203 एट प्रेजेंट हमारी जनरल सीटें हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं सामान्य सीट हो गया। इसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं कि उस समय में यानी कि 1937 के चुनाव में मेरे भाई कितनी सीटें ऐसी थी जो कि अनुसूचित जातियों के लिए थी। तो अनुसूचित जाति जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए उस समय में कितनी सीटें थी मेरे भाई? तो शेड्यूल कास्ट के लिए उस समय में हम कह सकते हैं 15 सीटें थी। एट प्रेजेंट हमारे विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 38 सीटें हैं। उसके बाद हमारा आता है शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए उस समय में यानी कि 1937 में कितनी सीटें थी? तो 7 सीटें थी। एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी सीटें हैं? तो 2 सीटें हम लोगों ने अनुसूचित जनजातियों को किया। अब ये क्यों था? क्योंकि झारखंड भी उस समय में था। अब ज्यादातर जो अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है वो झारखंड में चला गया, इसलिए अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की जो सीट्स है उसको कम किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मुस्लिम के लिए भी रिजर्व सीट था। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए भी रिजर्व सीट था। कितनी सीटें रिजर्व थी मुसलमानों के लिए? 39 सीटें उस समय में मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। और अभी कितनी सीटें हैं? एक भी सीट ऐसे मुसलमानों के लिए रिजर्व नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं और अगर तथ्यों को देखें तो मुसलमानों के लिए, इसके अलावा महिलाओं के लिए अगर हम बात करते हैं, महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए उस समय में कितनी सीटें बिहार विधानसभा में रिजर्व थी? तो 4 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व थी। एट प्रेजेंट कितनी है? तो एट प्रेजेंट बिहार विधानसभा में कोई भी सीट फीमेल के लिए रिजर्व नहीं है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं फीमेल के बाद अगर हम देखते हैं तो एंग्लो इंडियंस की बात करते हैं, जिसको एंग्लो इंडियंस क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन समझिए कि हाफ इंडियन और हाफ ब्रिटिशर। जैसे आप सबकी अपनी भाभी कैटरीना भाभी, विकी कौशल भैया की पत्नी कैटरीना भाभी जो है, ठीक वैसे ही तो जो हाफ इंडियन हो, जिसके माता या पिता में से कोई एक इंडियन हो और एक ब्रिटिशर हो, उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन सीट जो था उस समय में कितना था? तो एंग्लो इंडियन सीट जो था 1937 के चुनाव में 2 था। और एट प्रेजेंट जो है कोई भी एंग्लो इंडियन सीट बिहार में रिजर्व नहीं है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियंस का भी हाल ही का घटना, मतलब 4-5 साल पहले का घटना है, इसको हटा दिया गया। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के बताइएगा। इसके अलावा यूरोपियन समुदाय, जिसको हम कहते हैं यूरोपियन समुदाय की बात अगर हम करते हैं तो यूरोपियन समुदाय के लिए कितनी सीटें रिजर्व थी? तो यूरोपियन समुदाय के लिए अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, तो यूरोपियन समुदाय के लिए कितनी सीटें रिजर्व थी? तो यूरोपियन समुदाय के लिए 2 सीटें रिजर्व थी। एट प्रेजेंट कितनी है? एक भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब यूरोपियन रहे नहीं तो उनके समुदाय के लिए क्यों उनको सीट रिजर्व देना। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि 13 सीटें जो थी एक्स्ट्रा, यानी कि अन्य जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें व्यापारी हो ये सब हो, इसके लिए 13 सीटें थी। अभी कोई सीट रिजर्व नहीं है अन्य लोगों के लिए। तो ये उस समय जो पहला बार चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव पृथक बिहार का, और अभी हमारा रिसेंट जो चुनाव था उसके बीच में मैंने कंपेयर किया कि कितनी सीटें रिजर्व थी और क्या क्या सारा पहलू था। इसके अलावा आइए अब हम लोग बात करते हैं कि अब उस चुनाव के बारे में कि उस चुनाव में आखिर हुआ क्या था, किस प्रकार की चीजें हुई थी। तो उस चुनाव के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव जो हमारा था कौन सा? तो विधानसभा चुनाव 1937, यानी कि जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जो 1937 में हुआ था। कितनी सीटों के लिए हुआ था? अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया कि 1937 का जो चुनाव हुआ था 152 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, डायरेक्ट चुनाव। और इस 152 सीटों में से ऑब्वियस सी बात है 107 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने क्या लड़ा था? तो 107 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था।
और इस 107 सीटों में कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी, इसने चुनाव लड़ा था। ठीक है, कांग्रेस कॉन्टेस्टेड ऑन 107 सीट्स, यानी कि 107 सीटों पर जो कांग्रेस है इन्होंने चुनाव लड़ा था। और 107 सीटों में से कांग्रेस ने कितनी सीटों पर विजय हासिल की? तो 98 सीटों पर विजय हासिल की, यानी कि 98 सीट्स विक्टोरी, यानी कि 98 सीटों पर कांग्रेस ने क्या की? तो विजय हासिल की, जीत हासिल की। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब जीत हासिल कर ली तो अब सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी, बहुमत की सरकार होगी। फॉर दो जो स्टूडेंट, उनको बताते चले कि बहुमत क्या होता है, तो बहुमत के बारे में बताते चले कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि 152 सीट था, तो बहुमत क्या होता है? जैसे उस समय में 152 सीट था, तो बहुमत, या यहां पर लिखेगा ऐसे नोट बना के साइड में कि मेजोरिटी क्या होता है। मेजोरिटी, या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुमत। आखिर क्या होता है बहुमत? तो बहुमत जितनी भी सीटें हैं उसका हाफ प्लस 1। जैसे लेट अस सपोज इमेजिन कीजिए कि उस समय में 153 सीट था, 153 का हाफ कितना हो जाएगा? तो 75, 76, 77। ठीक है, तो 77, इसमें कितना हो जाएगा? 75, 150, 76, 152, 77। तो इसका हाफ से ज्यादा कितना हो जाएगा? 177। तो ऐसी कोई भी पार्टी जिसको 77 सीट आ जाए वो मेजोरिटी आ जाएगी और वो सरकार बनाने के लिए तैयार होगी। इस जैसे एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो हमारे एट प्रेजेंट 243 सीट है अभी एट प्रेजेंट विधानसभा में। तो किसी भी पार्टी को इसके हाफ से एक ज्यादा, यानी कि 122 सीट जो है किसी भी पार्टी को आ जाए, ठीक है, 122 हो जाएगा, 122 हो जाएगा ना, 22 40, हाँ 122 सीट जो किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को या किसी भी व्यक्ति को अगर 122 विधायकों का समर्थन प्राप्त हो जाए तो वो मेजोरिटी में आ जाती है, उसको सरकार बनाने का निमंत्रण जो है राज्यपाल देता है। तो वैसा ही कुछ हुआ हुआ था कि उस समय में कांग्रेस ने, ऑब्वियस सी बात है 153 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है, और 153 सीटों पे चुनाव लड़ने के बाद मैंने आपको बताया कि 152 सीटों का चुनाव था, और 152 सीटों में मैंने आपको बताया कि भाई 107 सीट जो है इसमें कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 सीट जो है कांग्रेस जीत जाती है। तो हमने कहा कि भाई 98 सीट जो है ये कांग्रेस जीत जाती है। ठीक है, 98 सीट जो क्या है, 98 सीट मेरे भाई क्या होता है? तो 98 सीट में कांग्रेस जो है जीत जाती है। ठीक है, 152 में से कितनी? तो 98 सीट जो है ये कांग्रेस जीत जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिलेगा। और उस समय के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? तो उस समय के तत्कालीन राज्यपाल मेरे भाई याद रखिएगा कि उस समय के तत्कालीन राज्यपाल थे एमजी हॉलेट। ठीक है, उस समय के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? एमजी हॉलेट। अब एमजी हॉलेट भाई साहब ने क्या किया? तो एमजी हॉलेट ने क्या किया? तो एमजी हॉलेट ने बोला कि भाई ठीक है, आप बनाइए सरकार बनाने के लिए। किसको? तो श्रीकृष्ण सिंह को न्योता भेजा कि आप आइए और सरकार बनाइए। किसको न्योता भेजा? तो श्रीकृष्ण सिंह को न्योता भेजा कि भाई आइए और सरकार बनाइए। और आइए और सरकार बनाइए का न्योता उन्होंने भेजा। अब श्रीकृष्ण सिंह और जो उस समय के राज्यपाल थे इनके बीच में क्या हुई? तो बात कुछ ऐसी जमी नहीं, बात कुछ बनी नहीं। बात क्यों नहीं बनी? तो बात नहीं बनने के पीछे का कारण क्या था कि एमजी हॉलेट भाई साहब बोल रहे थे कि आपको अगर सरकार चलाना है तो आपको अपने हिसाब से हम नहीं चलाने देंगे। आपको अगर सरकार चलाना है तो आपको हमारे हस्तक्षेप के हिसाब से, आपको जो है हम जैसा आपको कहेंगे उस प्रकार से आपको चलना होगा। ठीक है, जैसा हम आपको कहेंगे उस प्रकार से आपको चलना होगा। ठीक है, तो एमजी हॉलेट जो है, मतलब कि एमजी हॉलेट उस समय में राज्यपाल थे, और ऑब्वियस सी बात है कि एमजी हॉलेट जब राज्यपाल थे तो उन्होंने बोला कि आपको जिस हिसाब से सरकार चलाना है वैसे नहीं चलाने देंगे। हम जो सरकार है वो सरकार अपने हिसाब से आपको नहीं चलाना। तो किसी ने बोले कि भाई फायदा क्या, जब हम चुन करके आए हैं और आप हमको अपने मन मुताबिक सरकार चलाने नहीं दे रहे हैं तो क्या फायदा इसी सरकार चलाने का? हम सरकार फिर नहीं बनाएंगे। डिस्पाइट कि वो मेजोरिटी में थे उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि भाई श्रीकृष्ण सिंह ने बोला कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो श्रीकृष्ण सिंह और एमजी हॉलेट के बीच में, ठीक है, हस्तक्षेप को लेकर के, यानी कि इंटरफेरेंस को लेकर के, इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप जिसको हम कहते हैं, हस्तक्षेप को लेकर के क्या हुआ? हस्तक्षेप को लेकर के सरकार नहीं बनाने का फैसला लिया गया। सरकार क्या किया गया? नहीं बनाने का फैसला
सरकार नहीं बनाने का फैसला जो है ये क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो सरकार नहीं बनाने का फैसला किसने लिया, तो श्रीकृष्ण सिंह ने बोला कि आप हस्तक्षेप कीजिएगा, हम सरकार नहीं बनाएंगे, कुछ भी कर लीजिए, आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। और सरकार नहीं बनाने का इनका जो फैसला लिया गया वो क्यों लिया गया, क्योंकि एमजी हॉलेट जो है यह परेशान कर रहे थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एमजी हॉलेट, जब श्रीकृष्ण सिंह जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाई है वो आपकी सरकार नहीं बना रही, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है, आश्वासन नहीं मिला श्रीकृष्ण सिंह को तो ऑब्वियस सी बात है, तो सेकेंड लार्जेस्ट जो पार्टी थी जिसका नाम क्या था, इंडिपेंडेंट पार्टी, याद रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट जो पार्टी थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी। तो इस चुनाव की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है, इस चुनाव की क्या थी, तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी जिसका नाम क्या था, इंडिपेंडेंट पार्टी, जिसका नाम क्या था, तो इंडिपेंडेंट पार्टी। और इस इंडिपेंडेंट पार्टी के मुखिया थे मोहम्मद यूनुस, याद रखना है, इस इंडिपेंडेंट पार्टी के मुखिया थे मोहम्मद यूनुस। इनको बुलाया गया कि मोहम्मद यूनुस भाई आप अब सरकार बनाइए, क्योंकि श्रीकृष्ण सिंह तो मना कर दिए हैं। तो इंडिपेंडेंट पार्टी के मुखिया थे मोहम्मद यूनुस, इनको इनवाइट किया गया, किसके द्वारा, तो मोहम्मद यूनुस को एमजी हॉलेट के द्वारा सरकार बनाने के लिए, एमजी हॉलेट के द्वारा क्या किया गया, तो सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया। यानी कि मोहम्मद यूनुस गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम गवर्नर एमजी हॉलेट टू फॉर्म गवर्नमेंट। और सरकार बनाने के लिए इनको क्या किया गया, तो न्योता जो है भेज दिया गया सरकार बनाने के लिए कि आप आइए और सरकार जो है इसको बनाइए। तो इस प्रकार से इन्होंने भेज दिया। अब मोहम्मद यूनुस ऑब्वियस सी बात है उनको सरकार बनाना पड़ा और 1 अप्रैल 1937 को यह सरकार बना लेते हैं। कब, इस डेट को भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस, या अगले पेज में लिख लीजिए थोड़ा और पॉइंट से रिलेटेड, 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस फॉर्म एंड गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनुस फॉर्म्स गवर्नमेंट। यानी कि मोहम्मद यूनुस को क्या किया गया, तो मोहम्मद यूनुस को न्योता भेजा गया और मोहम्मद यूनुस ने 1 अप्रैल 1937 को सरकार जो है बना लिया, ठीक है। और जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाया, ठीक है, मोहम्मद यूनुस ने क्या बनाया, तो सरकार बना लिया। और जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने सरकार बना लिया, ही बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिहार, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री देश का होता है, तो उस समय में जो चीफ मिनिस्टर होता था उसी को प्रधानमंत्री कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा, उस समय में जो चीफ मिनिस्टर होते थे उसी को हम प्रधानमंत्री कहते थे। और ये क्या बने, तो ये पहले प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे बिहार के, और ये बिहार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होते हैं। क्वेश्चन भी यहां से बनता है कि पहले बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद, प्रधानमंत्री से कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीफ मिनिस्टर के इक्विवेलेंट हम इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, ये पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन फिर बाद में गवर्नर जो एमजी हॉलेट थे और कांग्रेस के बीच में सहमति हो गई, और बाद में फिर क्या हुआ कि जो गवर्नर थे, गवर्नर एमजी हॉलेट एंड कांग्रेस गेट एग्री, ठीक है, ये जो एग्री हो गए, ठीक, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। यानी कि फिर बाद में क्या हुआ कि राज्यपाल एमजी हॉलेट और कांग्रेस सरकार बनाने के लिए
तैयार हो गई। और फिर उसके बाद बिहार में पहली बार पॉपुलर गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ, जिसको चुना गया था और जिसके फलस्वरूप 20 जुलाई 1937 को श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, तो 20 जुलाई 20th ऑफ जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को मेरे भाई हुआ क्या कि श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस सरकार की सरकार बनी। किसके नेतृत्व में, तो श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह, अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह, कांग्रेस formed a government in Bihar for a first time। और कांग्रेस जो है यह बिहार में सरकार जो है पहली बार श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनाती है, इस चीज को ध्यान रखना है। और इस सरकार में आपको पता होना चाहिए जो पहली बार सरकार बनी, यहां से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी होते हैं, जैसे कि सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। किसको, प्रोटेम स्पीकर, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो रामदयालु सिंह को अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के रूप में रामदयालु सिंह को, ठीक है, रामदयालु सिंह को अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर कब चुना गया, तो 23 जुलाई 1937। ये घटना कब की है, 20 जुलाई को सरकार बनती है और 23 जुलाई 1937, 23 ऑफ जुलाई 1937 को यह घटना होती है। और अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के रूप में राम दयालु सिंह, इनके नाम पे कॉलेज भी मुजफ्फरपुर में है और स्टेशन भी एक मुजफ्फरपुर से पहले। और डेप्यूटी स्पीकर, और इनके जो डेप्यूटी यानी कि उपाध्यक्ष जो हैं, डेप्यूटी स्पीकर के रूप में अब्दुल बारी, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर के रूप में किनको किया गया, तो अब्दुल बारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी जो है इनको चुना गया। तो ये पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से आप सबके समक्ष जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप आप सबको पता है सब कुछ चीजें स्मूथली चलने लगी, लेकिन थे तो अंग्रेज, स्मूथली कुछ चलने कहां देते। इसी बीच में क्या हुआ, जंग शुरू हो गई, वर्ल्ड वार 2। आप सबको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध इसी बीच में शुरू हो जाता है, वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945 तक चलता है। और अंग्रेज लोगों ने इसमें क्या किया कि भारतीयों से बिना पूछे अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि भारतीयों से बिना पूछे इनको बोल दिया कि भारतीयों से बिना पूछे कि भारत हमारे साथ जंग में है, और इससे भारतीय नाराज हो गए। फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने बोला कि फिर आपने हमको सरकार बनाने का मौका दिया, सरकार दिया, रिप्रेजेंटेशन में दिया, और आप हमसे डिस्कशन भी नहीं कर रहे कि हमें जंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। समझ रहे, आपने हमें बोला कि भाई सरकार बनाओ, जनता चलाओ, सत्ता चलाओ, और आज के डेट में आप जो हैं डिस्कशन भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमें सरकार से कि भाई जो चुनी हुई सरकार है कि भाई जंग में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाके क्या करना चाहिए, डिस्कस तो कीजिए। और इसी के फलस्वरूप जो है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरुआत होती है तो भारत को शामिल कर लिया जाता है और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र देकर के विधानसभा को भंग कर दिया। तो 1939 में क्या हुआ था, 1939 में भारतीयों से बिना पूछे वर्ल्ड वार 2 में भारतीयों को शामिल करने के विरोध में, भारतीयों को शामिल करने के विरोध में
कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया इस्तीफा? तो विधानसभा को भंग कर दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने विधानसभा को भंग कर दिया। ठीक है। In the protest against Britishers that they didn't discuss with elected members about role of India in World War II, they announce India is with us, so legislative assembly get dissolved। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपसे बिना पूछे हमको डाल दिए जंग में, तो ऑब्वियस सी बात है डिसॉल्व करना तो लाजमी बनता है, और फिर जो है इसको डिसॉल्व जो है कर दिया जाता है। ऑलराइट। अब दोस्तों ये डेमो क्लास है, आप सबको पता है दिस इज अ डेमो क्लास, और डेमो क्लास आपको बताने के लिए कि हम पेड क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, मैंने आप सबके समक्ष डेमो क्लास रखा, और उम्मीद है कि आपको बढ़िया लगा हो। थोड़ा सा ही टॉपिक है, हमने थोड़ा सा टॉपिक को पढ़ा। अगर आप इसके आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आपने देखा कि मैं कैसे बिहार पॉलिटी को, बिहार स्पेशल को पढ़ाता हूं। अगर आप इसको कंटिन्यू आगे करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। पेड कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो पेड कोर्स हमारा स्टडी IQ का बिहार के लिए पेड कोर्स है, मैं ऐसे पढ़ाता हूं। पेड कोर्स जुड़ना चाहता हूं, स्टडी IQ सर्च कीजिए गूगल पे जब आप स्टडी IQ सर्च करेंगे, इसके वेबसाइट को ओपन अप करेंगे, इसके वेबसाइट को जब आप ओपन अप करेंगे तो यहां पे आप सबके समक्ष आएगा स्टेट PCS लाइव पे आप जाएंगे, स्टेट PCS लाइव में आप बढ़ेंगे, बिहार PSC आपके समक्ष होगा। बिहार PSC पे आपको क्लिक कर देना है। कोर्स जो है, इस कोर्स की खास बात आप सबको पता ही है, लाइव क्लासेज होती है, 1-on-1 मेंटरशिप होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाते हैं, लाइव क्लासेज, GS फाउंडेशन, कंप्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करना चाहते हो तो यहां पे जाइएगा, एक कोड है आदि लाइव, इस आदि लाइव कोड को लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि आदि लाइव कोड को आप लगाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कोर्स जो है होली ऑफर में महज आपको 9,999 में मिल जाएगा। आदि लाइव, इस कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, क्योंकि इस कोड के इस्तेमाल से आपको मेरी तरफ से एक विशेष मेंटरशिप मिलेगा। आपको सारे कोर्सेज, मेरी क्लास के अलावा, मेरी क्लास और मेरी क्लास के साथ साथ जितने भी हमारे टॉप फैकल्टीज, उन सबकी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ इस कोड को लगाने से आपको मेरी तरफ से एक विशेष मेंटरशिप भी मिल जाएगा, तो इस चीज को भी सारे बच्चों को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करेंगे यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को आपको इस सेशन से मिला हो। वीडियो पसंद आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया बताएं, और पेड कोर्स में जरूर इनरोल कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, वहां से डायरेक्टली भी लिंक कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन इस कोड को लगाना मत भूलिएगा। बिना इस कोड को लगाए आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप नहीं मिलेगा, तो इस कोड को लगाइए और मेरी तरफ से मेंटरशिप निःशुल्क इसके साथ पाइए। पेड कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारी चीजें इसमें आपके समक्ष इंक्लूडेड है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बढ़िया लगा हो, आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।